हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन आपके ईवीएस से रिलेटेड है और 15 क्वेश्चन आपके सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से कुछ रखे हैं क्वेश्चंस। तो आज की क्लास बहुत ही यूनिक होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अब आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है, बस 1 वीक का टाइम रह गया आप लोगों के पास। इसलिए अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं। जितनी भी नई चीज़ें हैं उनको पढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, ना ही उन चीज़ों के पीछे भागिएगा। अब आपको किसी भी नई चीज़ में नहीं पढ़ना है, बस जितना भी आप लोगों ने लिख रखा है बस उन चीज़ों को रिवाइज़ करिएगा। जितने भी आपके पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उन क्वेश्चन पेपर को जो है वो बार बार आप रिवाइज़ करिए। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और इसी बेस पर ही जो है वो सीटेड आपका इस बार भी क्वेश्चन पूछेगा। तो बस आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के पढ़ना है, ताकि जो है वो आपकी छोटी छोटी गलतियां हैं यही आपको एग्जाम से बाहर कर देती है और उन्हीं छोटी छोटी गलतियों से हमें बचना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और पहला क्वेश्चन देखते हैं ईवीएस से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चे की सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो क्या चीज़ है? विकल्प दे रखे हैं। बच्चे के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है, बच्चों के द्वारा अपने कार्य को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, सिर्फ 1 वर्ष में बच्चों के स्कूल में उनकी उपस्थिति से संबंधित एक कथन है, बच्चे को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है। तो सभी साथी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि बच्चे के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है। बिल्कुल ये बात यहाँ पे सही दे रखी है। बी कह रहा है कि बच्चों द्वारा अपने कार्य को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है। ये बात भी यहाँ पे सही दे रखी है। सी कह रहा है कि सिर्फ 1 वर्ष में बच्चे के स्कूल में उनकी उपस्थिति से संबंधित एक कथन है। ये गलत दे रखा है यहाँ पे। डी कह रहा है कि बच्चे को सीखने में आकलन और सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि आंसर क्या बन जाएगा हमारा? पहला वाला जो है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है। क्या दे रखा है यहाँ पर? बच्चे के सीखने की जो प्रगति है उसके वर्णन अभिलेख किस पर आधारित होते हैं? विकल्प दे रखे हैं। अवलोकन तकनीक पर, प्रोजेक्ट तकनीक पर, मौखिक तकनीक पर या फिर अधिन्यास तकनीक पर। आंसर करेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो देखिए इसका आंसर हमारे क्या बन जाएगा? बी वाला बनेगा, यानी कि प्रोजेक्ट तकनीक पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है? विकल्प दे रखे हैं। वैश्विक से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर या फिर अमूर्त से मूर्त की ओर। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। कोई भी गलत आंसर नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ के फिर आंसर करिएगा। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा? बी वाला बनेगा, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर। यानी कि जिन चीज़ों को हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और जिन चीज़ों को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते उन चीज़ों को पहचानने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझाव थीम का उप थीम है? आपसे यहाँ पर उप थीम पूछ रखा है। कह रहा है कि आवास, परिवार एवं मित्र, जानवर और पौधे, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। आंसर करेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये और लगभग जो है आपका हर साल हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इसका जो है वो थीम या फिर उप थीम से आपका पूछता है। ठीक है, तो आप लोगों को थीम और जितनी भी उनकी उप थीम है ये सभी आपको याद करके जानी है। अब आंसर करेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी। तो देखिए इसका जो सही आंसर बनेगा ये बनेगा हमारा सी वाला, यानी कि जानवर और पौधे जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? क्वेश्चन पे फोकस करना है। कह रहा है कि कम उपयुक्त है, सबसे कम वाला आपको बताना है। कह रहा है कि सृजनात्मक प्रश्न, विस्तारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न या फिर बंद उत्तर वाले प्रश्न। आंसर करेंगे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ करके। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए। इसी के साथ जितने भी नए साथी आए हैं चैनल पे वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।
इसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे ताकि आपको जो है जितनी भी आने वाली क्लासेस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, सबसे कम उपयुक्त वाला पूछा था। तो देखिए सृजनात्मक प्रश्न भी नहीं होगा, ना ही हमारा विस्तारित प्रश्न होगा, ना ही हमारा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होंगे। बनेगा क्या, हमारा डी वाला बन जाएगा, यानी कि बंद उत्तर वाले प्रश्न जो है ये सबसे कम उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं, किस रोग में देते हैं आपको ये बताना है। विकल्प दे रखे हैं चिकनगुनिया, मियादी बुखार, डेंगू या फिर एनीमिया। आंसर करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा डी वाला, यानी कि एनीमिया में डॉक्टर जो होता है वो रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार जितनी भी सब्जियां होती हैं उनको खाने की सलाह देते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं चिकनगुनिया की, तो ये एक प्रकार से मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग है। इसी के साथ डेंगू जो है ये भी आपका मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग है। लेकिन जो आपका मियादी बुखार है ये आपका दूषित जल वगैरह से हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, नहीं वाले पे, यानी कि नहीं पूछ रखा है, नहीं होना चाहिए। विकल्प दे रखे हैं, यह संदर्भित है, यह एक विषय क्षेत्र है, यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है, या फिर यह बाल केंद्रित है। अब जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, कह रहा है कि यह संदर्भित है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। बी कह रहा है कि यह एक विषय क्षेत्र है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला भी देख लेते, कह रहा है कि यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि जो आपकी पर्यावरण अध्ययन होती है ये 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पे नहीं बनेगा। डी कह रहा है कि यह बाल केंद्रित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हमसे क्या पूछ रखा था, नहीं होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना था, तो इसका बी वाला जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है, यह घटना कब घटी थी। विकल्प क्या दे रखे हैं, 1927 में, 1928 में, 1930 में या फिर 1940 में। देखिए आपका जो सीटेट का क्वेश्चन था उसमें आपका जो है वो 1932 दे रखा था ऑप्शन में, लेकिन 1932 में जो था वो ये घटना नहीं घटी थी, घटी कब थी, 1930 में। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, सी वाला बनेगा। ठीक है, बाकी अगर आपका विकल्प में देता है 1932 तो आप उसी के अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ रखा होगा, विकल्प दे रखे होंगे, उसी के हिसाब से अपना आंसर करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन किससे संबंधित है। विकल्प दे रखे हैं सीखने के अंदर आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन या फिर सीखने के समान आकलन। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जल्दी से, क्या इसका आंसर सही हो जाएगा। इसी के साथ जितने भी नए साथी हैं वो सभी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जो हैं वो आपके साथ जुड़ें। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन 9 का विकल्प डी वाला बनेगा, यानी कि सीखने के समान आकलन जो है वो पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचे में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, राज्य की बात हो रही है। तो आपको बताना है किस राज्य में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च वगैरह उगते हैं। विकल्प दे रखे हैं गुजरात, उड़ीसा, केरल या फिर महाराष्ट्र। आंसर करेंगे सभी साथी जल्दी से, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा सी वाला, यानी कि केरल में जो है वो आपके तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और जो काली मिर्च है, यानी कि जो आपका केरल है इसे क्या कहा जाता है, इसे मसालों का बगीचा या फिर मसालों का उद्यान भी कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, हो सकता है आपसे ये जो है वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लिंग हु फेन किस देश की सुप्रसिद्ध डिश है। अब आपको ये बताना है, विकल्प दे रखे हांगकांग, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत। अब जल्दी से बताना है कि लिंग हु फेन किस देश की सुप्रसिद्ध डिश मानी गई है। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा ए वाला, यानी कि हांगकांग। अगर हम बात करते हैं लिंग हु फेन की, ये है क्या चीज़, तो ये जो है वो एक प्रकार का सांप है जो कि हांगकांग में खाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन में सार्थक पूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है।
यहाँ पर नहीं हो सकता, उसके बारे में कहा गया है। 3 विकल्प आपके पॉजिटिव होंगे, एक आपका निगेटिव होगा और वही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। कह रहा है कि बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को स्मरण पर यानी कि रटने वाली चीज़ें या फिर याद करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन पर जोर नहीं देना है, तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे भी हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बी कह रहा है कि प्रत्येक उपकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर, ये बिल्कुल पॉजिटिव दे रखा है, यानी कि हमारा आंसर नहीं होगा। सी कह रहा है कि बच्चे को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर देना, बिल्कुल बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा खोजने के अवसर देने हैं, तभी बच्चे चीज़ों को सीखेंगे, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। डी कह रहा है कि किस्से और कहानियों के द्वारा, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो आपकी कहानियाँ और किस्से होते हैं, इससे बच्चों के अंदर थिंकिंग डेवलप होती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। हमसे नहीं वाला पूछ रखा था, तो यानी कि विकल्प ए जो दे रखा है स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की सुप्रसिद्ध चित्रकारी है। विकल्प दे रखे हैं उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश। आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 के लिए भी। तो देखिए, जो आपकी मधुबनी पेंटिंग है ये बिहार की सुप्रसिद्ध चित्रकारी है, तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, सी वाला। और आपकी जो मधुबनी पेंटिंग है ये आपका चावल के घोल में आपका नील हो जाता है, और जितने भी आपके फूल के कलर होते हैं उन सभी को घोल करके ये चित्रकारी जो है वो दीवार पर बनाई जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि सीटेट जो है वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जो वर्ली पेंटिंग है वो काफ़ी फेमस है, आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि सीटेट ने ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है कई बार। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की कलमकारी है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है, कलमकारी भी ये भी आपसे पूछ चुका है। इसी के साथ अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश में ही आपका मामिडी तांड्रा, यानी कि जिसे आम पापड़ कहा जाता है, वो भी वहीं पर बनाया जाता है। और इसको बनाने में टाइम कितना लगता है, तो इसको बनाने के लिए 28 दिन का समय लगता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आत्रेयपुरम गांव किस राज्य में स्थित है। विकल्प क्या दे रखे हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा या फिर असम। आंसर करेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो देखिए, इसका सही आंसर हमारा क्या बनेगा, जो आत्रेयपुरम गांव है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसका विकल्प ए आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करते हैं असम की, तो असम में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो असम में जो आपका फेस्टिवल मनाया जाता है वो है बिहू। तो यहाँ का जो बिहू फेस्टिवल है वो काफ़ी फेमस है। इसी के साथ असम के बारे में आपको और क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर एक भेला है जो कि एक प्रकार का घर होता है। ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है बांस के द्वारा। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं असम की, तो ये जो असम में जो भेला घर बनाए जाते हैं, ये जब आपके चावल की फसल कटती है तब इसको बना करके फिर इसे जलाया जाता है, इसके चारों तरफ गोल गोल लोग वहाँ पर घूमते हैं। और असम के बारे में और आपको क्या ध्यान रखना है कि असम में लोग, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो रहने के लिए अपनी जो उनकी छत होती है वो ढालू प्रकार की छतें बनाते हैं, ताकि जो वहाँ का पानी है वो छत में ना स्टोर होकर के नीचे रिसता रहे। तो इसके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि आज का हमारा ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि कौन सा पक्षी अलमारी, छत या आईने के पीछे घोंसला बनाता है। विकल्प क्या दे रखे हैं, फाख्ता पक्षी, गौरैया, कौवा या फिर दर्जन चिड़िया। तो जल्दी से आंसर करना है इस क्वेश्चन के लिए भी कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो आपका पक्षी है वो अलमारी या फिर जो आपकी छत होती है या फिर जो आपके शीशे वगैरह होते हैं, इसके पीछे जो पक्षी आपकी घोंसला बनाती है वो है आपकी गौरैया, यानी कि इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा, बी वाला बनेगा। इसी के साथ अगर हम फाख्ता पक्षी, जिसे डव के नाम से भी आप लोग जानते हैं इंग्लिश में, तो ये जो फाख्ता पक्षी है ये कैक्टस पौधों के बीच में अपना जो है वो घोंसला बना करके वहाँ पर अंडे देती है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कौवा की, तो कौवा क्या करता है, ये पेड़ की जो सबसे ऊंची डाल होती है वहाँ पर घोंसला बना करके अंडों को देता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दर्जन चिड़िया की, तो दर्जन चिड़िया क्या करती है, ये पत्तों को सी करके वहाँ पर अपना घोंसला बना करके अंडों को देती है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका बाल विकास का पोर्शन, जिससे आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत ही अच्छे से सभी लोगों को ध्यान देकर के क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे
कि एक अधिगम अक्षमता जिसमें लिखाई में कठिनाई शामिल है वह क्या कहलाती है? विकल्प दे रखे हैं डिस्कैलकुलिया, ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार, या फिर जिसे ADHD भी कहते हैं, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगी। इसी के साथ सी कह रहा है कि डिसलेक्सिया, डी कह रहा है डिस्ग्राफिया। अब आप सभी लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कि जो अधिगम क्षमता होती है जिसमें आपको लिखने में कठिनाई होती है वो कौन से चाइल्ड होते हैं। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, जैसे लिखने में कठिनाई होती है वो होती है डिस्ग्राफिया से संबंधित। इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, डी वाला बनेगा। अगर हम बात करते हैं डिस्कैलकुलिया की, तो जो आपकी डिस्कैलकुलिया होती है ये गणितीय संबंधी विकार होता है, आपको ये ध्यान रखना है। इसी के साथ इसमें बच्चों को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार यानी कि ADHD की, तो ADHD में बच्चा क्या होता है, एक जगह टिक करके नहीं बैठ पाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डिसलेक्सिया की, तो डिसलेक्सिया आपका एक तरह से पठन विकार होता है, इसमें बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? विकल्प दे रखे हैं प्रकृतिवादी कौशल, विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, या फिर रचनावादी बुद्धि। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ए वाला बन जाएगा, यानी कि प्रकृतिवादी कौशल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म के लक्षण हैं, आपको ये बताना है। कह रहा है कि कमजोर संप्रेषण, कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, डी कह रहा है कि उपर्युक्त सभी, यानी कि हमारा सरकारी ऑप्शन सही होगा। अब आपको आंसर बताना है जल्दी से कि ऑटिज्म के क्या क्या जो है वो लक्षण होते हैं। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, डी वाला बनेगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ये जितने भी हैं ये सभी ऑटिज्म के लक्षण है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या है। कह रहा है विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलापन में सुविधा, अवधारणा गठन में सुविधा, डी कह रहा है उपरोक्त सभी, यानी कि सरकारी ऑप्शन। जल्दी से आंसर करना है सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी साथी आंसर करेंगे। इसी के साथ जितने भी नए साथियां हैं वो सभी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपको हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप सभी लोग जो है वो टाइम से क्लास में जुड़ जाया करें। देखिए ये जो क्लास होती है आपकी, ये डेली आपकी 11 AM पे होती है, ठीक है। तो आप सभी को बिना कहे, जरूरी नहीं है कि आपके पास नोटिफिकेशन आए, बिना नोटिफिकेशन के भी आप सभी लोग 11 AM पे जुड़ जाया करिए, ठीक है। तो अब इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा हमारा डी वाला, यानी कि सरकारी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। क्या पूछ रखा है यहाँ पर, योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित होगा, बाकी के नहीं होंगे। कह रहा है कि सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन, अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित। अब आंसर करना है सभी लोगों को जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कि इसका आंसर क्या सही होने वाला है। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ए वाला हो जाएगा, यानी कि सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। विकल्प क्या दे रखे, उच्च स्वर में वार्ता, निजी संवाद, स्वकेंद्रीयवाद, या फिर पाड़। आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सभी आपके ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुए थे उन सभी के क्वेश्चन है, इसलिए किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमने आपका क्वेश्चन पेपर इसलिए उठा के नहीं रखा क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे शब्द लिखे होते हैं, आप लोगों को देखने में दिक्कत आएगी, इस वजह से क्वेश्चन को जो है वो टाइप करके आप लोगों के सामने रखे जाते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा बी वाला, यानी कि निजी संवाद। जब बच्चा जो है वो खुद से अपने आप से बातें करता रहता है तो लेव वाइगोत्स्की ने उसे क्या कहा है, निजी संवाद, यानी कि प्राइवेट स्पीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे में दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता, यह बुद्धि किस स्वरूप को दर्शाती है। यानी कि जब बच्चा जो है वो दूसरों की नियत और जो उनकी इच्छाएं होती हैं उन चीज़ों को जब समझने लगता है तो वो किस रूप को दर्शा रही है।
कहता है कि यह प्राकृतिक बुद्धि होगी, यह अंतःवैयक्तिक बुद्धि होगी, या फिर अंतरावैयक्तिक बुद्धि होगी, या फिर ये स्थानीय संबंध बुद्धि होगी। अब आंसर करना है आप सभी लोगों को जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो इसका आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, अंतरावैयक्तिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में उसे परिवर्तित कर देगी तो चिकनी मिट्टी क्या होती है, बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है। विकल्प क्या दे रखे हैं, परिकल्पित निगमनात्मक, संक्रमण परिणाम निकालना, जीववाद, या फिर केंद्रीयता। आंसर करेंगे सभी साथी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, डी वाला बढ़ जाएगा, यानी कि उसके अंदर जो है वो अभी केंद्रीयता का अभाव है, यानी कि वो एक चीज को वो सिर्फ एक ही तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, बाकी के पहलुओं पर वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। कह रहा है कि विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, विकास की अनिरंतरता, विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक, या फिर विकास की निरंतरता। अब आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जल्दी से। तो देखिए विकास का जो चरणीय सिद्धांत है वो जिस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है वो है आपका विकास की अनिरंतरता का सिद्धांत। इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा, बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में सम्मिलित है। विकल्प क्या दे रखे हैं, नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरण ही कारकों पर निर्भर है, नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। अब आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जल्दी से, बताइएगा इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। इसी के साथ सभी लोग एक बारी सेशन को शेयर कर देंगे ताकि वो और बच्चों तक क्लास पहुंचे। तो देखिए इसका आंसर क्या हमारा बन जाएगा, ये सी वाला बनेगा, ठीक है। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप जो होता है वो सार्वभौमिक होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को अगर विकल्प एक जैसे दिए होते हैं तो बहुत समझने में उसे कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही अच्छे से माइंड सेट करके तब उस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का वो दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है, वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे के द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। विकल्प क्या दे रखे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर संवेदी गामक अवस्था। अब आंसर करिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि बी वाला। अब आपको ये बताना है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वो कब से कब तक चलती है। इसका आंसर सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में करना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे आप सभी लोग। तब तक हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, लेव वैगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। विकल्प दे रखे, केवल मूल्यांकन, प्रवाही बौद्धिकता की पहचान, अध्यापन और मूल्यांकन, केवल अध्यापन। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा अध्यापन और मूल्यांकन जो है इसके लिए समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र होता है उसके लिए जो है वो अध्यापन और मूल्यांकन का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षा माहौल के अनुसार है। विकल्प क्या दे रखे हैं इसमें, भयमुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना, निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, या फिर विद्यार्थी की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना। अब आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए भी, इसका आंसर क्या सही होने वाला है। तो देखिए इसका आंसर हमारा सही क्या बन जाएगा, बी वाला बनेगा, यानी कि अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम क्या करता है। कह रहा है कि शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है, उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है, पुरस्कार और दंड पर निर्भर है, पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है।
आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जो आपके एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम यानी कि जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है, उसके अंदर जब आपका शिक्षक और जब छात्र दोनों के मध्य अधिगम होगा तो वो सबसे ज़्यादा बेटर होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ए वाला, यानी कि शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। ठीक है, बाकी क्या है, उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा, ऐसा कुछ नहीं, युग्म के द्वारा नहीं होता है। पुरस्कार और दंड पर भी निर्भर नहीं है, ना ही पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है, और इसमें छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो वर्तमान की जो आपकी शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, ना कि टीचर सेंटर्ड। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आंसर भी नहीं बनेगा। अब बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है कि 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा। लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते हैं, या क्या चीज़ दर्शा रही है। विकल्प क्या दे रखे, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर समरूपता, या फिर जेंडर पक्षपात। आंसर करना है सभी लोगों को। और आपका जेंडर से भी जो है वो हर साल सीटेट क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको जेंडर टॉपिक भी बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना है। ठीक है, अब जल्दी से आंसर बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो देखिए, इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा ए वाला, यानी कि जेंडर रूढ़िबद्धता। ए वाला इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी साथियों को ये क्लास, आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है वो हमारे चैनल पे जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक मिलता है, और आप सभी लोग जो है वो टाइम से क्लास में जुड़िए, क्योंकि सीटेट का पेपर जो है नज़दीक आ चुका है, सिर्फ 1 वीक का टाइम है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और जो है वो आपकी अदर क्लासेस भी चलती हैं, तो आप उन सभी से भी जो है जुड़े रहिए। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।